प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है गुप्त साम्राज्य। भारतीय इतिहास में या प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बाद जो स्थिति आई 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का, ये जो 500 वर्ष का पीरियड था, वो 500 वर्ष का पीरियड राजनीतिक रूप से अस्थिरता का दौर रहा। यानी कि वहां पर बड़े साम्राज्यों का युग नहीं रहा, छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। और जब ये स्थिति आती है तो बाह्य आक्रमणों की एक अनवरत श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती है। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए। तो ये बाह्य आक्रमण बढ़े और उन्होंने छोटे छोटे राज्य अपनाए। और छोटे राज्यों से क्या हुआ, साम्राज्यों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई। लेकिन 300 ईस्वी के बाद उत्तरी भारत में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण होता है जो पुनः उसी मौर्य साम्राज्य की प्रेरणा पर या उसी मौर्य साम्राज्य के दिशा निर्देशों पर वो आगे बढ़ा और विशाल साम्राज्य का उन्होंने निर्माण करने में वो सफल रहा। यद्यपि वो मौर्य साम्राज्य के समान में दक्षिण की तरफ बहुत अधिक विस्तारित नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जो शासक थे वो शासक सैनिक योद्धा के रूप में या महान सेनानायक के रूप में अपन समुद्रगुप्त को देखते हैं कि उसने लगभग दक्षिण भारत को जीत लिया था। लेकिन अपनी राजनीतिक आवश्यकता और नीतियों के कारण उसको दक्षिण भारत के राज्यों को उसने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया। तो कुल मिलाकर जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता, विकेंद्रीकरण, शासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, छोटे छोटे राज्यों का युग वो समाप्त हो गया। और उसके पीछे उस समाप्त होने के बाद उस उत्तर भारत में जो विशाल साम्राज्य हुआ उसके कारण क्या हुआ, बाह्य आक्रमण आनव की जो श्रृंखला थी वो श्रृंखला समाप्त हो गई। और अपन देखते हैं कि कुषाणों के बाद यद्यपि हूण मध्य एशिया में सक्रिय थे, शक्तिशाली थे, लेकिन भारत में हूणों के प्रवेश को स्कंदगुप्त तक रोक लिया गया था। यानी लगभग 300 से लेकर स्कंदगुप्त का शासन समाप्त होता है 467 ईस्वी में, वहां तक हूण साम्राज्य को रोक दिया। उसके बाद कुमारगुप्त भी सफल रहा। तो कुल मिलाकर ये 200 वर्ष का पीरियड था जिसमें बाह्य आक्रमण को रोकने में वो सफल रहे। उसके पीछे यही था कि उन्होंने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, विशाल किया। तो गुप्त साम्राज्य अपनी राजनीतिक विस्तार के कारण, यद्यपि मौर्य साम्राज्य के समान अधिकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं थी या उस मौर्य साम्राज्य के समान प्रशासनिक रूप से या साम्राज्य विस्तार के रूप से इतनी प्रगाढ़ता गुप्त साम्राज्य में नहीं दिखती। लेकिन जिस तरह का पीरियड बाद में आया इन 500 वर्ष के पीरियड के बाद, उसके लिहाज से अपन देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य अपने राजनीतिक प्रभुत्वता और प्रशासनिक सुदृढ़ता में भी प्रबल था। लेकिन गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान या प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्धि उसके साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उसके द्वारा जो कार्य किया गया और उसमें जो प्रगति की गई थी उसके कारण गुप्त साम्राज्य को प्रसिद्धि मिली। और भारतीय इतिहास में उसको प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ये एक बड़ा डिबेट का विषय कि क्या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास का गोल्डन एरा था, स्वर्ण युग था। इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एरा के रूप में माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान नहीं मानते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे इधर है कि इकोनॉमिक रूप से, क्योंकि बहुत जो इकोनॉमिक दशा और दिशा 500 वर्ष पूर्व और 500 वर्ष के पीरियड में दो जिस प्रकार की इकोनॉमिक दशा और व्यापार वाणिज्य था वैसा गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहा। सिक्कों में अधिकाधिक जो स्वर्ण सिक्के थे उसमें मिलावट हुई। उसके पीछे ये कह रहे थे कि आर्थिक रूप से अर्थतंत्र के रूप से गुप्त साम्राज्य में कमजोर हुआ था। उसी प्रकार से राजनीतिक विकेंद्रीकरण का स्वरूप हुआ। यद्यपि अपन जो 500 वर्ष का पीरियड इससे पूर्व का देखते हैं उसके हिसाब से तो गुप्त साम्राज्य ने उत्तरी भारत में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन फिर भी अगर उसको सबसे महान शासकों में माना जाए तो उससे पूर्व जो मौर्य साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य अपने साम्राज्य की विस्तारिता और साम्राज्य की सुदृढ़ता और साम्राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति के कारण गुप्त साम्राज्य की अपेक्षा बहुत ही मजबूत था।
गुप्त साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की स्थिति बढ़ी और इसी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने आने वाले समय में उत्तरी भारत में सामंतवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाया। तो एक एरा ये मानता है कि गुप्त साम्राज्य पूर्ण रूप से स्वर्ण युग नहीं मान सकते हैं। गुप्त साम्राज्य को जो मूल जो स्वर्ण एरा था वो किस क्षेत्र में था? कला के क्षेत्र में था, साहित्य के क्षेत्र में था और विज्ञान के क्षेत्र में था। कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला के साथ साथ मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, इन सारों में उसने प्रगति की थी और ऐसे प्रतिमान स्थापित किए गए थे जो वर्तमान समय में भी द्रष्टव्य नहीं होते हैं। यानी कला के प्रारंभिक स्वरूप या सोपान को उन्होंने आगे बढ़ाया, भले वो मंदिर निर्माण कला हो, और वहां से ही नागर शैली का विकास हुआ। दूसरी ओर जो साहित्य है, साहित्य के महान स्तंभ जो कालिदास थे वो कालिदास गुप्तकालीन माने जाते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अपने नाटकों और उपन्यास की न केवल विषय वस्तु से बल्कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो अपने आप में अद्वितीय रही। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं, भले वो भैरवी हो या कादम्बर हो या फिर हरिसेन हो, इन लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी कृतियों का निर्माण, तो साहित्य रूप से ये बहुत अधिक मात्रा में प्रबल था। इसी प्रकार से विज्ञान के रूप में जो आर्यभट्ट का योगदान रहा हो, ब्रह्मगुप्त का रहा हो, तो इन सभी एरा से ये माना, या मैरोली का लोह स्तंभ जो आज भी ऐसा दृष्टि हुआ उस पर खुले आसमान में होने के बाद भी उस पर जंग नहीं लगना, ये रासायनिक सम्मिश्रण के उनके उच्चतम प्रयोग को माना जाता। तो कुल मिलाकर गुप्त साम्राज्य को कला, साहित्य और विज्ञान के रूप में अपन गोल्डन एरा के रूप में माना जा सकता है। तो ऐसे ही इस महान साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के माध्यम से 257 ईसा पूर्व ईस्वी में की जाती है। सातवाहनों का ये पहले वृत्य था, यानी जो था, इन्होंने महाराज की उपाधि देना इस बात को अंकित करता है कि वो वहाँ का उनका क्या था, सामंत था। उसके बाद घटोत्कच गुप्त, लेकिन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम जो शासक बना वो गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक था और जिसने परम विठारक महाराजा धीराज की उपाधि लेनी, इस बात को द्योतक है कि किसी न किसी रूप से उसने जो सामंत उपाधि थी या उसके सामंत होना या दूसरे शासन के अधीन शासक के रूप में काम करना, उससे वो स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र शासक के रूप में उत्तरी भारत और मगध के आसपास उसने साम्राज्य स्थापित किया। दूसरा, उसके जो वैवाहिक संबंध थे, विशेष रूप से जो लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध थे और अपने सिक्कों पर उसके कुमार देवी के साथ अश्वमेध पराक्रम और कुमार देवी के जो सिक्के मिले वो लिच्छवियों के साथ उसके संबंधों की प्रकारता को बनाते हैं और उसी संबंधों के कारण, उस वैवाहिक संबंधों के कारण वो उत्तरी भारत में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में वो एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। और उसी सफलता के पायदान पर समुद्रगुप्त के महान साम्राज्य विस्तार और चंद्रगुप्त द्वितीय के कुशल प्रशासनिक नियंत्रण ने गुप्त साम्राज्य को उसके सभी जो स्वरूप थे, सैनिक के साथ साथ कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो उसने महानता प्राप्त की, तो उसमें वो सफल रहे। लंबे समय तक उत्तरी भारत में राजनीतिक स्थिरता को वो बनाए रखने में सफल रहे। तो ये गुप्त साम्राज्य का प्रारंभिक स्वरूप था। कल अपन इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां और चंद्रगुप्त सेकंड के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।